तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का अपन एक और फॉर्म है, एक अदर फॉर्मेट है जो काफ़ी बार एग्जाम में काम में लिया जाता है। इस पर बहुत बारी मेंस में बहुत बारी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फॉर्म जो है, अनदर फॉर्म, एक दूसरा फॉर्म जो है वो क्या सिखाता है, क्या बताता है, और इसका एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है 12th बोर्ड में भी, उसको अपन सीखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने सोचा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो बनाया था अपन लोगों ने, इसका एक और तरीका, एक क्या है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सोचो कैसे। अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक और फॉर्म, क्या फॉर्म है देखो। अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में कहा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए से कुछ बी लिखा, ठीक है, और ये t बराबर 0 पर अपन ने a माना था, ये t बराबर t पर अपन ने a - x माना था, ये x माना था, ये 0 था इनिशियली। अब मैंने आपको ये कहा कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो k⁴ बनेगा यदि ये सेकंड ऑर्डर है तो। लेकिन एक बात सोचो जरा कि सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर 2 आएगा, पक्का बात है। लेकिन एक बात सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है 2 रिएक्टेंट हो, ऐसा हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो, ऐसा हो सकता है 4 रिएक्टेंट हो, ऐसा हो सकता है मल्टी रिएक्टेंट हो, बहुत सारे रिएक्टेंट हो। उन बहुत सारे रिएक्टेंट से मिला के टोटल जो पावर है वो 2 बैठ रही हो। ये तो भैया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी जो अपन ने चर्चा की थी। लेकिन अच्छी बात है अपने कोर्स में कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फॉर्म ही है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जो जनरली काम में आता, देखना क्या। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है वो काम में आता, देखना क्या। यदि मैं 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या 2 रिएक्टेंट, 2 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, a से a + b गिव c, ठीक है। अब इनकी t बराबर 0 पर a कंसंट्रेशन लेता हूँ, इसका b लेता हूँ। यदि सेम ले लेता तो वापस वैसे ही केस बन जाता, अभी पता चल जाएगा क्यों। t बराबर t टाइम पे a - x हुआ, b - x हुआ, इधर ये x नहीं बनेगा, क्या 1:1 के रेशो में x गया, और ये यहाँ पर 1:1 के रेशो में यहाँ पे भी x आएगा। एक बार सोचो जरा कि यदि मैं ये बोलूँ कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन r जो है वो यदि रेट एक्सप्रेशन बनाऊँ, r इक्वल्स टू, इंक निकल रहा है रे, चलो, तो इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, r इज रेट कांस्टेंट, a टू दी कंसंट्रेशन की पावर 1, b टू दी कंसंट्रेशन की पावर 1। क्या इससे भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं आ रही क्या? देखो जरा, 1 + 1, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो थी यहाँ पर 1/2 आ जाए, यहाँ 3/2 आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी भी थी यहाँ पर क्या आ जाए, -1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए। मतलब 2 आने की, इन दोनों को सम करने पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी। ये तो 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट में टोटल ऑर्डर 2 आ ही सकता था, कुल कोटि 2 आ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर इस फॉर्मेट में और इतने सारे फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा सर? हम इतने सारे फॉर्मूले बनाएंगे क्या हर बार हम इंटीग्रेट करेंगे? क्या हर बार अपनी वो कहते हैं ना कि इतने सारे फॉर्मूले याद कर करके पजल्ड होंगे, परेशान होंगे क्या? नहीं, आपके लिए बस ये एक फॉर्मेट जरूर जिंदा है, ये वाला फॉर्मेट अच्छे से देख लेना। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या है, यदि आप इसमें वैल्यूज पुट करो, r की जगह dx/dt एज यूजुअल, के a - x की पावर 1 और b - x की पावर 1। मैंने बोला यदि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ले लेते हैं दोनों की, तो ये भी a - x होता है, ये भी a - x होता, तो दोनों की सेम ये टर्म नहीं बन जाती क्या? ये क्या बनता था कि a - x का स्क्वायर सेम ही बन जाता, कोई नई चीज़ नहीं बनती। लेकिन इस बारी दोनों डिफरेंट है तो फॉर्म बनेगी थोड़ी डिफरेंट, तो उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में बोलता हूँ dx/ x वाले एक साइड a - x b - x इक्वल्स टू dt, और k मल्टीप्लाई में तो है ही k dt। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आपके सामने एकदम सेपरेट करके रख दी है। अब ये इंटीग्रेशन इतना लल्लू है कि अपने बस का ही नहीं, बात खत्म भाई, अपने बस का नहीं है। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या बनता है, इसका इंटीग्रेशन टर्म बनेगा kt इक्वल्स टू 1/a - b ln b/b - x a/a - x। ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्म बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा बना है, बड़ा ही लल्लू सा बना है। ये अपने से नहीं होता भैया, अपने बस की क्या बात नहीं है। लेकिन ये मैथ वाले बच्चे जरूर ट्राई करें, इंटीग्रेशन के कोर्स में है और बड़ा ही गंदा इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपको याद करना, ये फॉर्मूला कब बना, जब अपन इस केस को लेके चले। सोचो अलग अलग पावर होती तो क्या हालत होती है अपने, यहाँ तक ठीक है भैया, इतना गेम गड़ा है अपने लिए। अब एक बात सोचो कि KT जो टर्म बनी है, इसमें कुछ खास बातें दिखाता हूँ, सुनना। यदि कोई मुझे पूछे कि यदि a बराबर b होता तो क्या इक्वेशन वैलिड होती क्या? यदि a बराबर b होता तो मैं उसको ये बोलता इस वैलिड
इनवैलिड होने की बात ही नहीं है, क्योंकि यदि ये बराबर बी हो जाता, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ये इक्वेशन बन जाती और इस इक्वेशन में इस टाइप की टर्म बनती नहीं। यदि a बराबर b, मैंने यही बोल दिया नहीं हो सकता, यदि a बराबर b हो जाता तो ये वाला केस नहीं बन जाता क्या, इस तरह का इंटीग्रेशन टर्म बनता ही नहीं। तो ये बात ही नहीं उठती a बराबर b के लिए वैलिड है या नहीं है, a बराबर b के लिए वैलिड है या नहीं। बात तब बनती है बराबर b के लिए वैलिड है या नहीं है जब अपन a और b की अलग अलग वैल्यू सोच पाते। मैंने बोला भाई साहब डिफरेंट के लिए चीज़ है, पहले ही बोल दिया था, डिफरेंट के लिए सेम होता तो ये बनता और सेम होता ये बनता, तो इसका टर्म अपने को पता है क्या होता है। चलो तो a बराबर b की वैलिडिटी की चर्चा करने की जरूरत नहीं, वैलिड है भाई साहब, नहीं वैलिड है, क्योंकि a बराबर b होता तो इंटीग्रेशन टर्म ही नहीं बनती। पहली बात ये मत बोलना इनफाइनाइट हो जाएगा, बोलते नहीं वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन टर्म ही अलग बनता। चलो दूसरा मुद्दा सुनना, आपने कभी सोचा यदि इस इक्वेशन में मैं a बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, a बहुत ज़्यादा ले लिया b से, मतलब जो एक रिएक्टेंट था उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हाई कर दी, मैंने बहुत ज़्यादा कर दी। यदि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने बहुत 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 ज़्यादा ले ली तो मैं ये बोल सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी जो है ऑलमोस्ट a के इक्वल ही आएगा, क्योंकि आपने b इतना कम रह गया, या फिर बोल दो कि इतना ज़्यादा। देखो यदि कोई एक्सिस में होता है ना, यदि कोई अमाउंट में बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरे उसके सामने इसलिए नेगलेक्ट हो जाते हैं, या क्यों नेगलेक्ट होते हैं सुनना, कि साहब 1,00,000 रुपया मेरे पास था और मेरा गलती से 1 रुपया गुम हो गया, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि मेरा 1 रुपया गुम हो गया, मेरे पास 1,00,000 रुपया नहीं है अब, है 99,999 रुपये नहीं, मैं अभी भी 1,00,000 ही बोलूँगा मेरे रुपया। ये 10 लाख रुपये थे, 1,00,000 रुपये मेरे को किसी ने दे दिया, तो ये थोड़ी बोलूँ 10 लाख 1 रुपया मेरी प्रॉपर्टी नहीं बे, मैं 10 लाख ही बोलूँगा। क्योंकि यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात होती है, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू की, वो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो घटाओ जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब सोचो कि b से छोटा x है तो ये तो गारंटी a माइनस एक्स, तो गारंटी यही आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि बेचारा x तो b से भी छोटा है, क्योंकि उससे डिसोसिएटेड मोल है। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखता हूं तो kt इज इक्वल्स टू 1/a ही आ जाना है, ln b/b माइनस एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, b माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन a/a नहीं, a माइनस एक्स को आप a रख दोगे और a एक तो है, ये कट जाना है अपना आप में, तो टर्म इस k को इस a को इस k के साथ मल्टीप्लाई, कुछ k डेस नाम दे दूं, k डेस इज इक्वल्स टू ln b/b माइनस एक्स। कैसी दिख रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, देखो 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 देखो, k डैश t इज टू ln b/b माइनस एक्स। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला कहीं देखा हो लग रहा है, थोड़ा सोच के बताओ क्या फॉर्मूला है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, जोर डालो, ये कहाँ देखा था, ये इक्वेशन कहाँ देखने को मिलती थी, ये इक्वेशन आपको देखने को मिलती थी फर्स्ट ऑर्डर में। तो भाई साहब ये b के रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी क्या, इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे बनी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब अपन ने b को एक्सिस में लिया, b को एक्सिस में लिया, मैथमेटिक्स ये बोलते हैं कि b एक्सिस सॉरी a को एक्सिस में लिया। अब सोचिए यदि b एक्सिस में लेते तो क्या होता, यदि b एक्सिस में लेते तो यहाँ पर माइनस का b बच जाता और यहाँ पर ये b और ये b कट जाता, a माइनस एक्स अपॉन a आ जाता, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई भेज दे तो इसको रिवर्स करने में काम में आ जाता, तो a अपॉन a माइनस एक्स। क्या a में फर्स्ट ऑर्डर नहीं बन जाती क्या, तो a में इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलता क्या, तो वही इक्वेशन a में भी फर्स्ट ऑर्डर बन सकती है, b में फर्स्ट ऑर्डर बन सकती है, यदि किसी एक को एक्सिस में लिया जाए। एक तरह से देखा जाए तो इस बात को फील करता है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सूडो फर्स्ट, बच्चा बड़े परेशान रहता है, मैं तुम्हें फील देता हूँ इस चीज़ की क्या है, इस बात को समझते एक बार फील भी कर सकते हैं, इसको करेंगे फील, आलो फील करते हैं, क्या दिक्कत है, अपने को फील ही तो करना है केमिस्ट्री, आलो जी करो फील। अब एक बात सोचो कि इस रिएक्शन में यदि आपने जो ये रेट लो लिखा है, जरा सोचो जरा, R इज गोस टू k a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1, ये जो रेट लो आपने लिखा है सेकंड एग्जांपल के लिए, यहाँ पर a बहुत 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 ज़्यादा ले लिया आपने, a बहुत 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 ज़्यादा ले लिया, तो इसका मतलब साफ है कि इसका इतना ज़्यादा मोल ले लिया कि इससे x जो टूटा है, जो a माइनस एक्स हुआ है वो ना के बराबर चेंज है। तो एक तरह सोचो कि क्या a की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट नहीं रह रही क्या, सोचो कि अभिक्रिया के दौरान a से कुछ x टूटता है, ए से कुछ एक्स नहीं टूटता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उस पर जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितना टूट रहा है कितना नहीं टूट रहा, कोई फर्क नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, तो इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो ये एक तरह से कांस्टेंट का रोल प्ले नहीं करने लग गया क्या।
सोचो ये फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये बदल नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट का रोल प्ले नहीं करने लग गया क्या? जब ए इतना ज़्यादा एक्सिस में हो गया, इस बात को फील करो, यदि ए बहुत ज़्यादा एक्सिस में हो गया तो ए जो है वो कांस्टेंट का रोल प्ले नहीं करने लग गया है। तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के अंदर मिला के डेस के अंदर इसको इसके अंदर मिला, रेट कांस्टेंट कर और बी की पावर 1 नहीं कर दो क्या? क्या यही इससे नहीं फील आ रही क्या? ये तो चीज़ बनी, देखो रेट कांस्टेंट के डेस, और के डेस है क्या? ए इंटू के, यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट ए इंटू के, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन इनिशियल ए ही तो थी, तो ये के डेस काम कर रहा है। तो बी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? पावर 1, क्योंकि अब बी बदलता है तो ऑब्जर्व होगा रेट पे अब इफेक्ट जो पड़ेगा केवल बी का पड़ेगा। ए कांस्टेंट सा फील करने लगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अपन ने कहा था कि जिसका इफेक्ट पड़ता रेट पे वही रेट लो एक्टिव मास बोला जाएगा, उसी का ही अपन काउंट करेंगे, उसी की पावर अपन लेंगे। जब ए बेचारा कांस्टेंट का रोल प्ले करने लगे तो उसको कहां से काउंट, कहां से जोड़े, कहां सोचे, कहां से दिमाग लगाए? तो अपन ने क्या बोला कि केवल बी से डिपेंडेंसी, केवल बी की डिपेंडेंसी है, तो क्यों ना बी की पावर 1 को ही लिया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जब बी पे डिपेंडेंसी आ गई तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। अब सोचो कि यहां पर यदि बी की पावर 2 होता और ए की पावर भी 2 होता, तो यदि ए को एक्सिस में लेते तो केवल बी रह जाता। यदि यहां पर पावर 3 होता, अपन nth ऑर्डर के लिए चर्चा कर सकते हैं, यहां पावर 3, यहां पर पावर 3, तो जो एक्सिस में लिया जाए ना उस पर पावर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और वो सूडो ऑर्डर में चली जाती है। आगे बात, हालांकि अपने कोर्स में केवल 1 पावर के लिए ही है, लेकिन एग्जाम्पल आपको ये काम करवा सकता है। वो बोल देगा कि बी के रेस्पेक्ट में इतना है और ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इतना है, यदि एक को एक्सिस में कर देगा तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आप कर पाओगे कि जिसको एक्सिस मिलेगा उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो डिपेंडेंसी दूसरे वाले बंदे बचती है, क्योंकि वो बदलता है। जब वो बदलता है रेट को बदलेगा, जब रेट को बदलेगा तो वो जो एक्टिव मास है वो डिपेंडेंसी वाला है भाई, वो ऑर्डर में आएगा। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और क्या वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है कि नहीं, सूडो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है रेट लो क्या है। तो अपने कोर्स में केवल सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे होंगे तुम्हारे सीटी या डीपीपी में, तो इससे ट्राई करना बढ़िया से, दिक्कत आए तो पूछना और अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।